प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आज आपके सम्मुख भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति शीर्षक की परिचर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा उद्देश्य है कि भारतीय संविधान और भारतीय राजव्यवस्था को आपको अच्छे तरीके से समझाने का मेरा उद्देश्य है कि चाहे वो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं हों या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाएं हों, उसमें भारतीय राजव्यवस्था का प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। आइए हम राष्ट्रपति पद पर परिचर्चा करते हैं। उसके पहले कुछ भूमिका को लेते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे ये भारत को गणतंत्र बनाए रखने के पक्ष में तो थे। संविधान सभा के सदस्य भारत के गणतंत्रात्मक स्वरूप के पक्षधर थे, लेकिन कुछ लोग भारत के संघीय स्वरूप के संबंध में सहमत नहीं थे, अर्थात गणतंत्रात्मक स्वरूप के पक्ष में सहमत थे, लेकिन संविधान सभा में संघात्मक स्वरूप के विषय में पक्षधरता नहीं थी। अतएव संविधान सभा के सामने तीन विकल्प उपलब्ध हुए। पहला विकल्प आया कि ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा विकल्प आया कि अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाए, और तीसरा विकल्प आया स्विट्जरलैंड जैसी बहुल कार्यपालिका को स्वीकार कर लिया जाए। कितने विकल्प उपस्थित हुए बच्चों? एक तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और तीसरा स्विट्जरलैंड जैसी बहुल कार्यपालिका। लेकिन संविधान सभा में केटी शाह जैसे कई सदस्य थे जो भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के पक्षधर थे। कौन? केटी शाह। लेकिन बहुत सारे, क्या ज्यादा जो मेजॉरिटी थी वो संसदात्मक शासन प्रणाली के पक्ष में संविधान सभा में दिखलाई पड़ती। नेहरू ने कहा कि हम शासन का मंत्रिमंडलीय स्वरूप अपनाना चाहते हैं। मंत्रिमंडलीय स्वरूप मतलब कैबिनेट सिस्टम को स्वीकार करना चाहते हैं। किसने कहा? नेहरू ने कहा कि हम शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को अपनाना चाहते हैं, जिसमें वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका में निहित हो। नेहरू इसलिए कैबिनेट सिस्टम चाह रहे थे कि जो एक्चुअल पावर है, जो एक्चुअल वास्तविक सत्ता है, वो कहां स्थित हो जाए? कैबिनेट में और लेजिस्लेटिव में, अर्थात व्यवस्थापिका में। और जो संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाया गया, इसके पीछे कई तर्क थे। पहला तर्क था ऐतिहासिक अनुभव का तर्क। कौन सा तर्क? ऐतिहासिक अनुभव का तर्क। देखिए, आप भारत में ब्रिटिश शासन का द्वारा जो अधिनियम जारी किए गए, उसमें पहला अधिनियम आप देखिए 1852 1772 रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट के बाद जब आप आते हैं तो 1792 में क्या हो रहा है? संसदीय शासन प्रणाली की भारत में नींव पड़ रही है। और 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से भी संघीय व्यवस्था, क्या संसदीय व्यवस्था,
1919 का जो अधिनियम है और 1935 का जो अधिनियम है, भारत में संसदीय व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू जी कहते हैं कि हम अब तक प्राप्त अनुभव, नेहरू जी का मानना है कि हमें जो अभी तक अनुभव हुआ है उसके प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते। हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, उसके प्रतिकूल दिशा में हम नहीं जा सकते। और संसदीय शासन प्रणाली के अपनाने के पीछे दूसरा जो कारण था वो भारत की भूमि के अनुकूल था। भारत कैसा प्रजातंत्र बन रहा था? एकदम नवजात प्रजातंत्र था, एकदम पैदा हुआ था। और जरूरत थी कि जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है, दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित हो। किस बात की जरूरत है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य क्या स्थापित हो? एक संतुलन स्थापित हो। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अलग होती है और व्यवस्थापिका अलग होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अटूट संबंध होता है। क्या संबंध होता है? अटूट संबंध होता है। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि एक नवजात जनतंत्र आधुनिक परिस्थितियों में, क्या कहते हैं कि एक नवजात जनतंत्र आधुनिक परिस्थितियों में विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच निरंतर मनमुटाव, झगड़ा तथा संघर्ष की आशंकाओं का खतरा नहीं उठा सकता। कहने का मतलब है अय्यर का कि हम अभी अभी नए पैदा हुए डेमोक्रेट हैं या डेमोक्रेसी हैं, इसमें हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच टकराव मोल नहीं ले सकते। और जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के पीछे भारत में कारण है, उसमें दैनिक उत्तरदायित्व के लिए संसदीय शासन प्रणाली ठीक था। देशी नरेश भारत में थे, इनकी निरंकुशता को बढ़ने से रोकने के लिए भी, देशी नरेशों की निरंकुशता को बढ़ने से रोकने के लिए भी संसदीय शासन प्रणाली ठीक थी। राज्यों की शासन व्यवस्था में और संघ की शासन व्यवस्था में एक रूपता आ रही थी, इसलिए भी संसदीय शासन प्रणाली ठीक थी। हमारे देश का जो राजनीतिक स्तर है वो संसदीय शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त था। इस भारत में बहुत सारी जातियां रहती, भारत में बहुत सारे धर्म था, बहुत सारे क्षेत्र थे, और इस संसदीय शासन प्रणाली में सभी को क्या मिल रहा था? प्रतिनिधित्व मिल रहा था। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संसदीय अनुशासन के कारण टकराव नहीं होना था। इस सभी कारणों के कारण भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। और लीकार्ट कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली की असली कार्यपालिका की पदावधि या असली कार्यपालिका का जो टेन्योर है वो व्यवस्थापिका पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? व्यवस्थापिका पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ये संविधान के भाग 5 में लिया गया।
कहां है? संविधान के भाग 5 में। और ये जो राष्ट्रपति का पद है ये हमने अमेरिका से लिया है। कहां से इस पद को लिया है? अमेरिका से लिया है। जब राष्ट्रपति पद पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने इस पद का नाम कहा कि मुख्य कार्यकारी और राष्ट्राध्यक्ष कर दिया जाए। मुख्य कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति का नाम कर दिया जाए। संविधान सभा में ऐसा प्रस्ताव आया, लेकिन संविधान सभा ने मुख्य कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष के प्रस्ताव को नकार दिया। अनुच्छेद 52 में, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में पहली बार राष्ट्रपति शब्द की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख दिखलाई पड़ता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसका एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब आप समझिए कि भारत का 2 राष्ट्रपति नहीं होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में की गई और यह कहा गया राष्ट्रपति का केवल एक पद होगा। ठीक, इतनी बात आपको आ गई होगी। अब राष्ट्रपति का एक पद होगा तो कैसे होगा? नियुक्त किया जाएगा कि चुनाव होगा कि मनोनीत होगा? ये आपको सोच में आ रहा हो ना कि भैया राष्ट्रपति तो बनाए रहे, ये राष्ट्रपति बने तो के बने, कैसे आए? तो संविधान में कह दिया गया अनुच्छेद 54 में, जिसमें अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गणों द्वारा किया जाएगा। यानी निर्वाचन कुछ सदस्य करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण करेंगे जिसमें 54 का कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गण होंगे। यानी कि कौन कौन निर्वाचन में भाग लेगा? संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों सदन के ऐसे सदस्य जो चुनकर के आए हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं, जो जनता द्वारा चुन के आए हैं। तो कौन? 54 का कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गण करेंगे। और 54 खा कहता है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, और कौन करेगा निर्वाचन में भागीदारी, वोट डालेगा राष्ट्रपति के? राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, जिसको आप विधायक कहते हैं, जो निर्वाचित हैं, वो भी क्या करेंगे? वोट डालेंगे। इन विधानसभाओं को तो शामिल किया, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया। जबकि संघ लेवल पे आप देखें, केंद्र लेवल पे देखें तो राज्यसभा जो जहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन है सदस्यों का, उनको शामिल किया, लेकिन राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विधानसभा है, यही विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को चुन रहे थे। ऐसा नहीं कि सारे विधानसभा के विधान परिषद की सारी सीटों को केवल विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, ऐसा नहीं है। स्नातकों द्वारा भी चुने जाते हैं, शिक्षकों द्वारा भी चुने जाते हैं, स्थानीय निकायों के द्वारा भी चुने जाते हैं। लेकिन सरकार का मानना था, संविधान सभा का मानना था कि विधान परिषद के सदस्यों को रखने की जरूरत नहीं है। राज्य की विधानसभाओं को लिया
लेकिन 1994 के आसपास एक संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 17वां संविधान संशोधन। इस राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी को भी सम्मिलित कर लिया गया, अर्थात दिल्ली के विधानसभा के सदस्य और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या डालेंगे? मत डालेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, यहां राज्य शब्द जो आया है और जो मूल अधिकार में राज्य शब्द आया है अनुच्छेद 12, जो अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द आया है, तो आप ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 54 में जो राज्य शब्द है और जो अनुच्छेद 12 का राज्य शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। वहां राज्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, क्या राज्य है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, अन्य अधिकरण, इसको राज्य। यहां राज्य का मतलब है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये जो 29 राज्य हैं, इससे मतलब है। ठीक है, ये जो हमने निर्वाचन मंडल लिया राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालेगा? भारत की लोकसभा के सदस्य वोट डालेंगे, भारत के राज्यसभा के सदस्य वोट डालेंगे, भारत के राज्यों सहित दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेंगे। और ये जो हमने निर्वाचन का मंडल लिया, निर्वाचन में वोट डालने का तरीका लिया, हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। कहां से चुराया? आयरलैंड से चुराया। राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन का मंडल, जो आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल देता है कि आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल की बात करता है, इसको मैंने आयरलैंड से लिया। अमेरिका से क्यों नहीं? अमेरिका और भारत के निर्वाचन मंडल में क्या अंतर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति के निर्वाचक का मंडल है, वो समाप्त नहीं होता है, अपितु वो क्या करता है? भारत की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करता है। अब नेहरू कह रहे थे कि जो निर्वाचक मंडल है, इसमें जब हम विधान मंडलों को शामिल कर लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति का पद जाति, धर्म, भाषा से ऊपर राष्ट्रीय पद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। आपको लग रहा है कि ये निर्वाचक मंडल फिर कहां वोट डालेंगे राष्ट्रपति का? लोग अपने अपने गांव में डालेंगे? नहीं, जो लोकसभा संसद के सदस्य हैं, ये वोट डालेंगे दिल्ली में। और ये दिल्ली में संसद के सदस्यों को वोट नहीं डालना है, तो क्या करेंगे? ये 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग को सूचित करेंगे कि हम दिल्ली में वोट न डालकर अमुक राजधानी में, राज्य की राजधानी में मतदान करेंगे, तो उनके लिए वहां पर व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए, राज्य के विधायकों के लिए तय हुआ कि वो लोग अपने राज्य की राजधानी में मतदान करेंगे। इस प्रकार हमने आपसे अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 54 की परिचर्चा किया, और हम पुनः आगे आपसे अनुच्छेद 55 की परिचर्चा करेंगे। थैंक यू। आप हमको देखते रहिए लर्न विद DRGT पर, और मुझको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। हम आपके आभारी होंगे। थैंक यू।